राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और हमारे सामने एक सवाल आया था ETF से रिलेटेड। व्हाट इज़ ETF, इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस तरीके से डिफरेंट है, एक्सपेंस रेशियोज़ क्या हैं, कितना खर्चा हमें झेलना पड़ता है और किस तरीके से हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो उसकी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ETF का फुल फॉर्म ही होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो फंड्स होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स का हमने नाम सुना होगा, जहाँ पर हम एक मैनेजर को पैसा दे देते हैं। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहें तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स होते हैं कि काफ़ी लोग मिल करके एक जगह पे पैसा इकट्ठा करते हैं और इस पैसे को एक मैनेजर को हाथ में सौंप देते हैं। तो ये जो क्या है म्यूचुअल फंड, क्योंकि सभी के म्यूचुअल एग्रीमेंट से एक फंड इकट्ठा हुआ है, तो ये मैनेजर क्या करता है अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ों के अंदर में पैसा लगाता रहता है। या तो ये अलग अलग शेयरों में लगाता रहेगा अपने हिसाब से, या फिर अलग अलग सिक्योरिटीज़ में लगाता रहेगा, अपने हिसाब से मैनेज करेगा इस फंड को। उस फंड का जो नाम है उस हिसाब से वो मैनेज करता है। मान के चलिए उस फंड का नाम है स्मॉल कैप कंपनीज, तो ये छोटी छोटी कंपनियां तो उनमें पैसा लगेगा इसका वाला। अगर वो उसका फंड का नाम है लार्ज कैप कंपनीज, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके अंदर में पैसा लगेगा। वो फंड मैनेजर अपने साथ डिसाइड करता रहता है कि कौन कौन सी बड़ी कंपनी में से पैसा निकालना है, किन में लगाना है। उसका काम है म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के देना। जिन्होंने भी इस फंड में पैसा डाला है उसका ये काम है मैनेजर का। इसी तरीके से ETF क्या होता है? ETF भी इसी तरीके से एक फंड होता है जो कि काफ़ी लोग इकट्ठा करके इसमें फंड में पैसा डालते हैं और एक मैनेजर को यहाँ पर बैठा दिया जाता है जिसका काम है कि वो भी इसी तरीके से अलग अलग सिक्योरिटीज़ में पैसा डालता रहे, राइट। वहाँ से पैसा डाले और अपने हिसाब से निकाले। बट यहाँ पे दोनों में दिक्कत इतनी सी है कि इस मैनेजर का काम अपने दिमाग से काम करने का, इस मैनेजर का काम अपने दिमाग से काम करने का नहीं है। ये चूज नहीं कर सकता अपने हिसाब से कंपनियां। इसको उसी कंपनियों में पैसा लगाना पड़ता है जो कि एक्सचेंज द्वारा बताई गई है, ठीक है। एक्सचेंज द्वारा बताई गई, जैसे निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या एक इंडेक्स है अपना, राइट, जिसमें 50 कंपनियां, इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का ऑलरेडी एक्सचेंज जो है NSE एक्सचेंज है या फिर BSE एक्सचेंज है, उन्होंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी हैं 50 कंपनियां। ये 50 कंपनियां हैं। तो इस मैनेजर का काम ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, सीधा सीधा 50 कंपनियों में पैसे लगाने का काम है। इस फंड में जो भी पैसा आता है उसको इन 50 कंपनियों में लगा दो, बस इतना सा काम है इसका। तो यहाँ पर इसका दिमाग चलता है, यहाँ पर इसका दिमाग ज़्यादा फालतू नहीं चलता है। इसी वजह से यहाँ पे कुछ डिफरेंसेज हैं दोनों के बीच में। क्या डिफरेंस है? इन म्यूचुअल फंड्स में आपको पैसे लगाने के लिए अलग से अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड अकाउंट, ठीक है। अगर म्यूचुअल फंड अकाउंट आपको खुलवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर आप म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसी के साथ में इस अकाउंट को, इस ETF में पैसा लगाने के लिए आपको अलग से म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलाने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास में ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें आप शेयर्स खरीदते बेचते हैं, उसी के थ्रू आपको ETFs खरीद और बेच पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके जो डीमेट अकाउंट हो वहीं पर आपको शेयर्स अपने दिखते रहेंगे, अलग से अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, इसमें जो एक्सपेंस रेशियो रहता है काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स में 1 से 2% तक चला जाता है। यहाँ पर जो यूजुअली एक्सपेंस रेशियो रहता है बहुत कम रहता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी टीम की जरूरत नहीं है रिसर्च के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इनको पता है पैसा कहाँ लगाना है। तो इनको तो पता नहीं ना, इसलिए इनको रिसर्च टीम बड़ी चाहिए और इनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से इनका अपने को, जो मान के चलिए हमने इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपये लगा रखे हैं और इसका एक्सपेंस रेशियो है 2%, तो हमारे हर साल 2,000 रुपये कट जाएंगे। हर साल 2,000 रुपये, लाख रुपये पे कट जाएंगे। यहाँ पर जो यूजुअली एक्सपेंस रेशियो, यूजुअली जो एमफी की बात बने तो 0.20% के आसपास में आता है। तो अगर आपने 1 लाख रुपये लगा रखे तो 200 रुपये का एक्सपेंस आपको हर साल का देखने को मिलता है। वो आपको अलग से देना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है फंड के अंदर ही, ठीक है। परसेंटेज रिटर्न तो दिखता है, वहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर अब इस तरीके से हम ETFs को खरीदते कैसे हैं, राइट। सीधी सी बात है। अब ETFs के थ्रू हमें मैक्सिमम चीज़ें क्या है, एक्सचेंज द्वारा सेट किया गया है, वहीं के अंदर पैसा लगाना है। अब मान के चलिए, उनको पहले देख लेते हैं किस तरीके से हम पैसा लगाते हैं। तो आपको सिंपली मान के चलिए कि लिक्विड फंड में पैसा लगाना, मतलब हमको FD में पैसा लगाना है। और आपके पास में बैंक में FD में पैसा नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको जब मर्जी तब निकालने की जरूरत पड़ सकती है, राइट। और जब मर्जी तब आपको अगर पैसे निकाल, तो क्या करोगे? सिंपली आप जाओगे यहाँ पर और सिंपल आप ETF लिखोगे, यहाँ पे सर्च करोगे, जैसे आप स्टॉक्स वाले अकाउंट में हम लोग सर्च कर रहे हैं ETF। तो म्यूचुअल फंड लिक्विड भी जो ये फंड आ गया, इसका मतलब आप अगर इसमें पैसा लगाते हो, इसको खरीद लेते हो, तो आप डेफिनेटली किस में पैसा लगा रहे हो? आप FD में पैसे लगा रहे हो। इसी तरीके से आपको दूसरा ETF है कि मैं बोलता हूँ कि निफ्टी 50, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं, मुझे एक कंपनी में पैसा नहीं लगाना, इंडिया की सबकी टॉप 50 कंपनियां, उनमें पैसा लगाना है, राइट। तो आप क्या करते हो? सिंपली ETF लिख देते हो और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेते हो कौन सा फंड जो निफ्टी के अंदर में पैसा लगाता हो। इसी तरीके से आप बोलते हो कि मेरे को जो ऑलरेडी इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर में पैसा लगाना है, वो भी इंडिया की टॉप 50 कंपनियां जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर में, उन टॉप 50 कंपनी में एक कंपनी में नहीं लगाना, सब में लगाना है।
टॉप की जो है उनके अंदर में। तो आप क्या करते हो, सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करते हो और यहाँ पर हेल्थ वाला ETF सर्च करने की कोशिश करते हो। जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, यहाँ पर आपके सामने कुछ आ जाएंगे, NSE इक्विटी ETF के नाम से कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये आ गया हेल्थ ETF। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे, सीधा सीधा जो BSE द्वारा सेलेक्टेड कंपनी है जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में टॉप 50 टॉप की कुछ कंपनियां हैं। अब यहाँ पे लिस्ट हेल्थ केयर में कितनी कंपनियां एक्सचेंज ने सेलेक्ट कर रखी हैं, वो एक्सचेंज अपने हिसाब से सेलेक्ट करता था कि किसी एक्सचेंज जो फंड है उसके अंदर में 50 कंपनियां रखनी है, 20 कंपनियां रखनी है, 10 कंपनियां रखनी है। अगर आपको उनकी भी लिस्ट चाहिए तो आपको मैं वेबसाइट पर देता हूँ, trendline.com। यहाँ पर आपको यूजुअली देखने को मिल जाएगा कि कौन सी कंपनियां कितनी डली हुई हैं, राइट। तो यहाँ पर आप अगर इस पे ट्रेंड लाइन के ऊपर में आते हो, ट्रेंड लाइन पे ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मार्केट क्लिक करने के बाद में सेक्टर पे क्लिक करना है। सेक्टर पे क्लिक करने के बाद में इस टाइप से एक ऑप्शन खुलेगा, इसमें इंडाइसेस पे क्लिक करना है। आपको पूरा का पूरा इंडेक्स मिल जाएगा यहाँ पर कि कौन कौन से इंडेक्सेस कंपनियों ने बना रखे हैं, जैसे निफ्टी ऑटो, BSE निफ्टी ऑटो, निफ्टी CPSE, ये अलग अलग फंड्स जो है इंडाइसेस बना रखे हैं। इन इंडाइसेस को ही लेकर के ETFs बनते हैं, ध्यान रखिए। तो अब इन इंडाइसेस में कौन कौन सी कंपनियां हैं आज के दिन, मान के चलिए हम निफ्टी एनर्जी की बात करते हैं, तो निफ्टी एनर्जी में कौन कौन सी कंपनियां हैं आज के दिन जो इंडाइसेस में सेलेक्ट कर रखी हैं, तो उनका हमें लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगा कि ये कंपनियां हैं टॉप की, जिनके अंदर में अगर मैं पैसा लगाता हूँ, इस ETF में पैसा लगाता हूँ, तो मेरा पैसा जो है इन कंपनियों में बराबर जाके लग जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि NTPC में मेरे को अकेले शेयर को खरीदना है, तो मैं NTPC के शेयर्स को जाके अपना जो ब्रोकर है, मान के चलिए मैं अपस्टॉक्स के ऊपर में जाता हूँ, NTPC का शेयर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे NTPC, राइट। यहाँ पे अकेले NTPC का शेयर को खरीद सकता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि ये जो सेक्टर का शेयर है, इस पूरे सेक्टर की टॉप 50 टॉप कुछ कंपनियां, उनके अंदर भी मेरे को बराबर पैसा लगाना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसका ETF सेलेक्ट कर लूंगा, एनर्जी का, एनर्जी ETF। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली मुझे, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एनर्जी से रिलेटेड कोई भी अभी तक ETF हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हमें एनर्जी की कंपनियों के अंदर में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें अलग से ही जाके करना पड़ेगा, ETF के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अगर एनर्जी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी में, तो आपको म्यूचुअल फंड वाला जो तरीका है, म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलवा के वहाँ पे ही करना पड़ेगा। तो आपको एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं यहाँ पे। आपको सिंपली क्या करना है, आपको ETF NSE बस इतना लिखना है। गूगल के ऊपर में आपके ऊपर एक सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसमें आपको क्या पता चल जाएगा कि कौन सा एक्सचेंज का कौन सा ETF है। वहाँ से आपको आसान हो जाएगा ETF को सर्च कर पाना कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है और आपको कौन सा ETF सेलेक्ट करना चाहिए अपने ब्रोकर के यहाँ पे, क्योंकि अदरवाइज तो आप यहाँ पे सिर्फ नाम देख के कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ गूगल पे आके NSE वाली जो वेबसाइट है इसको खोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ओपन देख सकते हो कि निफ्टी 50 का कौन सा इंडेक्स है, MOM 50। तो इसका आप सिंपली क्या करना है, MOM 50 को ले जाके कॉपी पेस्ट कर देना है आपको अपने ब्रोकर के यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आपके पास में आ गया MOM 50, तो इसको आपको खरीद लेना है। इसका मतलब आप सीधे सीधे निफ्टी की 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट आपका हो गया। इसी तरीके से आपको निफ्टी IT इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये कुछ फंड्स हैं जिनके अंदर में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो निफ्टी IT इंडेक्स के फंड्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। अब यहाँ पे सीधा आपको तरीका बता दिया कौन क्या करना है आपको सिंपली। और आपको निफ्टी IT में या फिर किसी में भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे निफ्टी IT में कर रहे हो, चाहे निफ्टी ये स्मॉल कैप के अंदर में निफ्टी स्मॉल कैप में कौन कौन सी कंपनियों के बारे में पता करना है, तो आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन पे जाना है और बाद में सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है इंडेक्स कौन सा वाला है। तो इंडेक्स के हिसाब से आपको कंपनियां पता चल जाएंगी, राइट। तो अब ETF का ओवरऑल मोटो क्या रहा, अब ये जो कंपनियां ETFs के अंदर में पता करते हैं, ये जो इंडेक्सेस के अंदर में जो कंपनियां सेलेक्ट करता है, ये कौन करता है, जैसे NSE एक्सचेंज है, ये खुद करता है, मैनेजर नहीं करता। और इनकी जो छटनी होती है इंडेक्सेस में, कुछ कंपनियां कभी बाहर हो जाती हैं, कभी अंदर आ जाती हैं, इंक्लूड कर दिया जाता है, तो वो काम भी छटनी NSE के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही करते हैं, मैनेजर्स नहीं करते, म्यूचुअल फंड वाले, ETF वाले। अब यहाँ पे निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, हर सेक्टर की जो अलग अलग से बनाई हुई है उन सब के हिसाब से यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो जो जिस फील्ड की जो टॉप कंपनियां होंगी उन्हीं कंपनियों को यहाँ पर इंडेक्सेस में इंक्लूड कर दिया जाता है। अच्छी कंपनियां होती हैं सिर्फ उन्हीं को रखा जाता है, बेकार कंपनियों को बाहर कर दिया जाता है। तो ये बड़ा आसान काम हो जाता है आपको इन्वेस्टमेंट करना। मान के चलिए आपको लगता है कि आज के दिन IT सेक्टर है वो बहुत डाउन है, फ्यूचर में अगले 4-5 महीनों में निफ्टी का जो IT सेक्टर है, IT सेक्टर है जो पूरे इंडिया का, वो अच्छा काम करने वाला है। तो आप सिंपली जाओ यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे जाओ कि कौन सा
ETF है जो कि IT सेक्टर की कंपनियों के ऊपर में इन्वेस्टमेंट करता है। आपने नाम देख लिया, नाम को सीधा आपके ब्रोकर की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके सर्च कर लो, सर्च करके उसको बाय करके बैठ जाओ, सिंपल। तो अब जैसे ही वो IT सेक्टर कल को अगर बूम आता है तो आपका जो ETF है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, राइट। तो सीधा तरीका आपको मैंने, तो ETF का बस इतना ही काम है। सो आई होप कि ETF म्यूचुअल फंड किस तरीके से बाय करते हैं, किस तरीके से हमको सेलेक्ट किया जाता है, क्या प्रोसीजर है बाइंग सेलिंग करने का, सारा अपने क्लियर हो गया। एक आपको लास्ट में एक राय देना पसंद करूंगा, जब आप बाय करते हैं ETFs के अंदर में तो आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाना है, कभी भी मार्केट ऑर्डर मत लगा देना गलती से भी। अगर मार्केट ऑर्डर लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा काम। क्यों? क्योंकि ETFs के अंदर में लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। अगर यहाँ पे आप देखते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम देख रहे हैं यहाँ पे 1300 शेयर्स ही आदान प्रदान हुए हैं, राइट। तो वॉल्यूम बहुत कम रहता है कई बार कुछ ETFs के अंदर में। तो आप अगर लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो आपको कई बार क्या होता है कि आपने ऑर्डर लगाया 42 रुपए का, ETF का जो प्राइस चल रहा है आज के दिन 42 रुपये चल रहा है, आपने मार्केट ऑर्डर लगा दिया तो ETF का जो सेलर बैठा है वो 50 पे बैठा हुआ है, राइट। तो वहाँ पे आपको नुकसान हो जाएगा अच्छा खासा। अब एक बड़ा सवाल हमारे सामने और आता है कि क्या ETFs में और नॉर्मल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने में फ़र्क क्या है, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से फ़र्क क्या है। देखो इनमें तीनों में फ़र्क इसलिए कि नॉर्मल स्टॉक, अगर एक सिंगल स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस कंपनी के अंदर में कोई अगर गड़बड़ आ गई तो वो स्टॉक अगर डूब गया तो आपका पैसा डूब जाएगा। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो जो फंड मैनेजर है वो एक्टिवली उसको मैनेज करता है, तो हमें पता नहीं कि फंड मैनेजर कल को कैसी परफॉर्मेंस उसकी रहने वाली है। तीसरा, ETF में ये फायदा है अपने को कि ETF का जो डिफरेंट होता है कि वो इंडिया की टॉप कंपनीज को रखते हैं उस इंडेक्सेस के अंदर में, उस सेक्टर की टॉप कंपनी या टॉप, अगर निफ्टी 50 है तो इंडिया की टॉप कंपनियां चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो, राइट। इसी तरीके से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ टॉप कंपनियां ही हमेशा इंडेक्स में रहेंगी। तो अगर कोई कंपनी कल को अगर प्रॉफिट कमाना या फिर डाउन जाती है तो उससे बड़ी जो कंपनी होती है अगर डाउन जो ऊपर आ रही है तो उसको इंक्लूड किया जाता है इंडेक्स में, तो ऑटोमेटिकली जो इंडेक्स का जो इंडेक्स साइज होता है वो ऊपर ही जाने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। और दूसरी चीज, नेक्स्ट अगर बात करते हैं इंडेक्सेस में इन्वेस्टमेंट करने का और फायदा होता है कि अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो दिक्कत है। इसी तरीके से पूरे इंडेक्स में फंड करोगे तो अगर एक दो कंपनियां अगर डूब भी जाएंगी तो उस पूरे के पूरे फंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुछ वक्त के लिए नीचे भी आ जाएगा तो वापस उठने के चांसेस रहेंगे, आपका पैसा डूबने का खतरा वहां पर कम रहता है। इसलिए अगर कोई भाई बोलता है कि मुझे एवरेजिंग करनी है, तो अगर आपको लग रहा है कि वो एक सेक्टर अच्छा है, राइट सेक्टर अच्छा, तो आपको सेक्टर चूज कर लिया कल को फ्यूचर में चलने वाला। अगर आपके इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी अगर वो इंडेक्स नीचे आता है, ETF का प्राइस नीचे आता है, मान लीजिए 250 में इन्वेस्टमेंट किया 220 आ गया 2 महीने बाद में, क्योंकि पूरा मार्केट ही गिर गया, तो आप वहां पे एवरेजिंग कर सकते हो, राइट। क्योंकि आप पूरे ETF के अंदर एवरेजिंग कर रहे हो तो वहां पे आप पूरे सेक्टर में एवरेजिंग कर रहे हो, कंपनी में एवरेजिंग नहीं कर रहे। हाँ कंपनी में आप एवरेजिंग कर रहे हो वहां पे रिस्क है, क्यों? क्योंकि वो कंपनी मान के चलिए उसमें कोई खराबी चल रही हो, पूरे के पूरे ETF में खराबी चल रही हो, ये इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग है, राइट। बहुत ही मतलब रेयर चीज है ये। इसलिए ETF इज ए बेटर इन्वेस्टमेंट देन इंडिविजुअल स्टॉक्स। और काफी ETFs या कुछ काफी सेक्टर्स तो एक साल में डबल हो गए हैं। तो ऐसा कोई सेक्टर आपको पहले पता चल जाता है तो आप रिस्क फ्री, थोड़ा सा टेंशन फ्री, रिस्क फ्री तो नहीं बोलूंगा, टेंशन फ्री आप उनमें इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो, और अगर नीचे जाता है तो और एवरेजिंग कर सकते हो उसकी, राइट। तो ये थोड़े से एक्सपर्ट एडवाइस। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।